हेलो 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 एवरीवन, आप देख रहे हैं गुजगर क्लासेस को। और अगर आप ऐसी वीडियो और देखना चाहते हैं तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो गाइज, मैंने आपको अनरियलाइज्ड रेंट के बारे में बताया था। एक बात याद रखना, जब भी अनरियलाइज्ड रेंट होगा तो जब अगर मान लो तुम्हारा जो था अनरियलाइज्ड रेंट हो गया, ठीक है, तुम्हारा जो है टेनेंट जो है वो पैसे लिए नहीं, उनने दिए नहीं तुम्हें और लेके भग गया, पैसे लेके भग गया वो, ठीक है। अब कुछ साल बाद जब तुमने कोर्ट कचहरी करी, ठीक है, कोर्ट से तुम्हें कंपनसेशन मिली, पैसे मिले, मान लो 1 लाख रुपए का तुम्हें रेंट मिलना था, तुम्हें अब मिल गया मान लो 60,000 रुपए मिल गए 2 साल बाद। अब देखो, 2 साल बाद तुम्हें 60,000 रुपए मिले हैं। इन 60,000 रुपए में बात याद रखना, 60,000 ये मिले तुम्हें, ठीक है। अब इसको टैक्सेबल कितना करेंगे, इसकी इनकम हम टैक्सेबल कितनी करेंगे? देखो, 60,000 पूरी 100% तो करेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि एक देखना, तुम स्टैंडर्ड डिडक्शन तो तब भी लेते हो कितनी, 30%। 24 अंडर सेक्शन 24 हम लेते थे कितनी, स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% की। अब देखना, अगर तुम यहां पे दे रहे हो, जब नॉर्मली तुम 30% की देते हो डिडक्शन, तो यहां पे भी तो देनी चाहिए। तो यहां पे हम क्या करेंगे, 100% माइनस 30% इक्वल्स टू 70%। इसका मतलब क्या है, 60,000 मल्टीप्लाइड बाय 70% इक्वल्स टू जितना भी बैठेगा, 42,000 बैठेगा, ठीक है, 42,000 तुम टैक्सेबल इनकम कर दोगे, ये याद रखना। और एक बात याद रखना, मान लो तुम्हारी हाउस प्रॉपर्टी थी, ठीक है, उसका टेनेंट भाग गया, ठीक है, अब तुमने 10 साल बाद तुम्हें कंपनसेशन मिली, बट क्या हुआ, तुम्हारा घर ही बेच दिया था तुमने उसमें। तो क्या सर, अगर हम घर के ओनर नहीं रहे और तब हमें कंपनसेशन मिल रही है, किससे, अनरियलाइज्ड रेंट की रिकवरी हो रही है, ठीक है, उस केस में क्या हम इनकम को टैक्सेबल करेंगे? क्योंकि हम पे प्रॉपर्टी तो है नहीं, हाउस प्रॉपर्टी की जो डेफिनेशन थी वो तो वायलेट हो रही है। एक बात याद रखना, अगर तुम्हें अनरियलाइज रेंट 10 साल बाद जाके मिल रहा है, तुम्हारे पे प्रॉपर्टी है या नहीं उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ फर्क पड़ता है कि तुम्हें रिकवरी हुई, पैसे तुम्हारी जेब में आए, और जिस साल जेब में आएंगे उस साल हम टैक्सेबल कर देंगे। कैसे? ऐसे, ठीक है, इतना याद रखना। एक बात तुम्हें मैंने बताई थी, 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल लिया है, ठीक है। अब ये 30% क्यों देते हैं? मैंने तुम्हें बोला था खर्चे वगैरह के लिए देते हैं। अब देखो, ये तुम्हें दिए 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन। अब मान लो तुम्हारा जो एक्चुअल खर्चा है, बिजली का खर्चा हो गया, मेंटेनेंस का, अब तुमने बिल्डिंग किराए पे दिया तो उसमें मेंटेनेंस का चार्ज आएगा, पेंट पुताई करानी थी तुम्हें घर के अंदर, ये सब लिफ्ट का चार्ज, ठीक है। क्या ये खर्चे अलाउ होंगे? एक्सपेंस है, ये बिजनेस कर रहे हो तुम, तो एक्सपेंस अलाउड होने चाहिए सर। बट एक बात याद रखना, यहां पे तुम्हें 30% ऑलरेडी दे चुके हैं ये डिडक्शन, तो याद रखना तुम्हें यहां डिडक्शन मिल चुकी है, इसलिए तुम्हें ऐसे कोई से भी एक्सपेंस अलाउड नहीं होंगे, एक्सेप्ट मैंने बताया था, याद रखना लायको, म्यूनिसिपल टैक्स। म्यूनिसिपल टैक्स तुम्हारा हमेशा अलाउड होगा जितना भी पेड है, ठीक है। एक्सपेंस तुम्हारे अलाउड नहीं होने वाले कोई से भी, सिर्फ म्यूनिसिपल टैक्स अलाउड होगा, इतना याद रखना, ठीक है। गाइस, अगला टॉपिक हमारा है वैकेंसी। वैकेंसी का मतलब क्या होता है, पहले तो ये समझो। देखो, तुम्हारा 12 महीने होते हैं साल में। अब मान लो तुम्हारा टेनेंट जो है 8 महीने रहा, फिर उनने क्या कहा, मालिक मैं ना घर छोड़ के जा रहा हूं, दूसरे में शिफ्ट कर रहा हूं। उनने ये बोला 8 महीने के लिए, 12 महीने में से 8 महीने तो वो तुम्हारे घर में रहा, तुम्हारे किराए पे रहा, ठीक है, रेंटेड था, तुम्हारा हाउस रेंटेड था 8 महीने के लिए। बचे हुए 4 महीने, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना, ये बचे हुए 4 महीने तुम्हारा घर खाली पड़ा रहा। खाली मतलब क्या है, कुंडी लग रखी थी, ताला लग रखा था, कोई नहीं था घर में, खाली पड़ा था, ठीक है। यहां क्या था, खाली पड़ा था घर, खाली घर 4 महीने के लिए। इस चीज को, जहां पे तुम्हारी प्रॉपर्टी खाली पड़ी है फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, उस चीज को हम कहते हैं वैकेंसी। इस केस में क्या रहेगा, 4 महीने के लिए तुम्हारी हाउस प्रॉपर्टी वेकेंट पड़ी है। वेकेंट मतलब क्या होता है, खाली पड़ी है। अब देखो, वेकेंट पड़ी है, इस केस में तुम्हारी टैक्सेबल इनकम कैसे निकलेगी अंडर हाउस प्रॉपर्टी, वो मैं अभी बताऊंगा तुम्हें। गाइस, अब देखना कि वैकेंसी क्रिएट होने की वजह से, तुम्हारा घर खाली पड़े रहने की वजह से क्या प्रॉब्लम आती है। देखो, मैंने तुम्हें बताया था क्या करते हैं हम, एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट विच एवर इज हाइयर, वो होता है हमारा जीएवी, ठीक है, वो हम जीएवी ले लेते हैं। अब देखना,
मान लो तुम्हारा एक्सपेक्टेड रेंट कितना लेते हो तुम, 10,000 लेते हो, ठीक है। एक्सपेक्टेड रेंट अगर तुम 10,000 रुपए ले रहे थे पर मंथ के, 12 महीनों का कितना हो गया, 1,20,000 रुपए। अब देखो एक्चुअल में तुम्हें अभी पिछले केस में क्या बताया मैंने, 4 महीने के लिए घर खाली पड़ा है, इसका मतलब किराया नहीं आया उसका, 8 महीने का किराया आया। अब देखना 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 8 मंथ हो गए, कितना हो गया, 80,000 रुपए। अब देखो, अब देखना मजा आएगा, 80,000 1,20,000 विच एवर इज हाइयर, किसके हिसाब से, लॉ के हिसाब से 1,20,000, यहां आ गई जीएबी 1,20,000। अब देखो तुम खुद सोचो, तुम्हारे हिसाब से कुछ नाइंसाफी नहीं हो रही तुम्हारे साथ, तुम्हारा घर खाली पड़ा है, ठीक है, तुम कोशिश कर रहे हो भाई कोई बंदा मिल जाए मैं उसको भाड़े पे दे दूं, मिल ही नहीं रहा, अब क्या करें, जरूरत होना है तुम्हें 4 महीने एकदम एंड में मिल जाएगा कोई किराएदार, तुम्हें कोई किराएदार नहीं मिल रहा, घर तुम्हारा खाली पड़ा हुआ है, और उसके ऊपर गवर्नमेंट कह रही है कि तुमने इनकम कमाई 80,000, टैक्स दो भाई तुम 1,20,000 पे। अबे 40,000 का एक्स्ट्रा टैक्स कैसे लाऊं मैं, जब मैंने इनकम ही नहीं कमाई तो मैं 40,000 का टैक्स कहां से भरूं एक्स्ट्रा। इसी रीजन की वजह से ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ, किसका, वैकेंसी का, ठीक है। अब इस प्रॉब्लम को जो मैंने यहां पे बताई है, इसको टैकल कैसे करेंगे वो अब मैं बताऊंगा तुम्हें। गाइस देखो मैंने यहां पे क्या लिया था, एक्सपेक्टेड रेंट 1,20,000 रुपए लिया था, इस केस में 1 लाख, अभी के लिए मैं 1,50,000 दे रहा हूं, ठीक है। मैंने कितना ले लिया, 1,50,000 इस केस के लिए, तो यहां जीएबी कितनी आ गई, 1,50,000, ठीक है। अब बात सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले तो ये इक्वेशन पढ़ो दोनों की दोनों। एक्सपेक्टेड रेंट, ये साइन पता है ना, पढ़ी है तुमने छठी, लेस देन इक्वल टू, इस बात को अभी अभी बता रहा हूं मैं, इसको दिमाग में याद रखना, साइन, तुम सारे यही गलती करते हो। ये साइन है इक्वल्स टू का, ये साइन कहां आ रहा है, इक्वल्स टू, ये है ग्रेटर देन। अगर 50,000 एग्जैक्ट हो, ठीक है, 50,000 एग्जैक्ट हो तो ये यहां आएगा या यहां आएगा, मान लेते हैं, ठीक है। कहां आएगा 50,000 रुपए, याद रखना 50,000 एग्जैक्ट हो तो यहां आएगा, 50,000 1 रुपया हुआ तो यहां आएगा, इसका डिफरेंस ये होता है, इतना इंपॉर्टेंट है ये। 50,000 को यहां मत लिखाना, पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। अब देखो मेन कॉन्सेप्ट क्या था, एक्सपेक्टेड रेंट लेस देन इक्वल्स टू AR प्लस VR, ये इक्वेशन होती है, एक्सपेक्टेड रेंट इक्वल्स टू AR, एक्सपेक्टेड रेंट इक्वल्स टू AR प्लस VR। लॉजिकली सोचो, एक्सपेक्टेड रेंट तुम्हारा है 12 महीने का, एक्चुअल रेंट तुम्हें मिला 8 महीने का, खाली पड़ा है तुम्हारा 4 महीने का, ठीक है। तो टोटल देख लो ये मंथ के हिसाब से तो यही आएगा। कंफ्यूजिंग है ये, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। यहां हो गया तुम्हारा 1,50,000, यहां हो गया 80,000, यहां हो गया 40,000, ये सेम रहा 1,20,000, ये है ग्रेटर देन। अब सुनो, अब ध्यान से सुनना, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो अगर तुम्हें पूरे साल का रेंट मिल जाए तब भी कितना हुआ, 1,20,000। एक्सपेक्टेड रेंट तुम्हारा कितना आ रहा है, 1.5 लाख रुपए। अरे खुद सोचो, एक्सपेक्टेड रेंट क्या है, 1.5 लाख, ये आ रहा है 120K, विच एवर इज हाइयर, क्या हो गया तुम्हारा, एक्सपेक्टेड रेंट हो गया 1.5 लाख, आ गई जीएबी। अब देखो तुम्हारी, अगर तुम 1,20,000 जो है एक्चुअल में इनकम कमाते, एक्चुअल में तुम 1,20,000 कमाते, तब भी तुम्हें टैक्स कितना पे करना पड़ता है, 1.5 लाख रुपए। लॉजिकली सोचो, क्यों, एक्सपेक्टेड रेंट पहले से ही ज्यादा है तो तुम्हें पे तो फिर भी 1.5 लाख रुपए पे करना पड़ता। अब तुम 80,000 कमा रहे हो, ठीक है, तब भी 1.5 लाख रुपए तो ज्यादा ही है 80,000 से, पे तो तुम्हें फिर भी 1.5 लाख ही करना है, तो फर्क क्या पड़ गया, इसीलिए फर्क तो कुछ पड़ा नहीं। 1,20,000 कमाते तब भी 1.5 लाख देना पड़ता, 80 कमा रहे हो तब भी 1.5 लाख देना पड़ रहा है। इसी वजह से तुम्हारा इस केस में जीएबी क्या हो गया, 1.5 लाख रुपए, ER जीएबी हो गया। आई होप समझ आया हो गाइस। इस केस के लिए मैंने एक्सपेक्टेड रेंट जो है पहले कितना था, 1,20,000, उसको चेंज करके कर दिया 1 लाख रुपए, विच एवर हाइयर कितना आ गया, 1 लाख रुपए, ठीक है, यही आ गया। अब देखो इसके हिसाब से ये देखना, एक्चुअल रेंट तुम्हारा कितना है, 80,000, ठीक है, प्लस वेकेंट रेंट कितना हो गया, 10,000 इंटू 4 महीने का कितना हो गया, 40,000 रुपए। अब देखो ये हो गया तुम्हारा 120 आ गया इस दोनों का, ये टोटल इसका। अब देखो
एक्सपेक्टेड रेंट है तुम्हारा 1 लाख रुपए, ठीक है, 100,000। अब देखो क्या ये लेस देन है देन दिस, ये 120,000 हो गया, ये हो गया 100,000, तो कम है। अब देखना, देखो अगर वैकेंसी नहीं होती तो तुम पूरे साल का कितना कमाते, 1,20,000 रुपए। अब देखना 1,20,000 तुम्हारा ज्यादा है एक्सपेक्टेड रेंट से, ठीक है। इस इक्वेशन के हिसाब से अगर ये 1 लाख होता और ये 120K होता, क्या एक्चुअल रेंट विच एवर इज हायर क्या आ जाता हमारा, 120K आ जाता। अब बात सुनो, अगर तुम्हारा टेनेंट ना छोड़ के भागा होता तो रीजनेबल होता कि तुम 1,20,000 रुपए दे रहे हो टैक्स, ठीक है। क्या अब तुम खुद सोचो, तुम्हारा नहीं भगा होता तो 1,20,000 पे तुम भी रेडी हो जाते कि हाँ यही इनकम है, इसको टैक्सेबल कर दो। क्या तुम इस टाइम जब तुम्हारा 80,000 एक्चुअल इनकम है, क्या तुम रेडी हो जाओगे कि नहीं भाई 1,20,000 पे ले ले? इसी वजह से तुम भी रेडी नहीं होगे, लॉजिकल सी बात है। इसी वजह से तुम्हारी वैकेंसी है 1,20,000 ग्रेटर है 1 लाख से, ठीक है। तुम 1,20,000 पे देने के लिए तो रेडी नहीं होगे, ठीक है। 4 लाख, इसलिए तुम 80,000 देने को तैयार है, ठीक है। 80,000 रुपए, इसलिए इस केस में तुम्हारी क्या होगी, GAV। इवन दो 1 लाख ज्यादा है 80,000 से, ठीक है, बट अगर तुम्हारा टोटल रेंट एग्जैक्ट एक्चुअल में मिल जाता तो 1,20,000 होता। उस केस में ये इन दोनों में से क्या होता है, ये टैक्सेबल होता है। इसलिए इस केस में 1,20,000 की जगह हम 80,000 टैक्सेबल। देखो इस केस में फर्क क्या पड़ेगा, तुम 1,20,000 कमा रहे होते तो तुम किस पे देते, 1 लाख पे देते क्या, तुम्हारा एक्सपेक्टेड रेंट 1 लाख पे देते क्या तुम टैक्स, नहीं 1,20,000 पे देते। अब एक्चुअल में तुम 80,000 कमा रहे हो तो भाई तुम 1 लाख पे क्यों दोगे? जब मैं 1,20,000 कमा रहा होता तो मैं 1,20,000 पे देता, एक्सपेक्टेड रेंट पे नहीं देता। अब मैं 80,000 कमा रहा हूं तो मैं 1 लाख पे अब क्यों दूं? लॉजिकल सी बात है, तुम तब नहीं देते तो मैं अब क्यों दूं? जैसे इस केस में क्या हुआ था, जब मैं उस केस में ही 1.5 लाख पे दे रहा था तो इस केस में भी 1.5 लाख पे देने पे मेरा क्या जा रहा है, ठीक है। अब इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में जब मैं 1 लाख पे अभी नहीं दे रहा, उस टाइम नहीं दे रहा, तो मैं इस टाइम क्यों दूं? ये बात तुम्हें कोर है इस कॉन्सेप्ट का, ठीक है। एक बात याद रखना, अगर तुम्हें ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया, एग्जाम में कैसे याद रहेगा ये बता दो। अगर तुम्हारा ये AR प्लस VR ज्यादा है ER से, ये इक्वेशन, ठीक है, तो ये हो गया AR तुम्हारा GAV, ठीक है। जो ज्यादा है उसे GAV ले लेना, बात खत्म, ठीक है। अगर ये वाली साइड ज्यादा है तो इस साइड में से GAV निकलेगा, इस साइड में से GAV क्या निकलेगा, एक्चुअल रेंट निकलेगा। अगर ये वाली साइड ज्यादा है, ये वाली साइड ज्यादा है, इससे साइड कौन सी ज्यादा है, ER ज्यादा है, इसमें से GAV निकल जाएगा। जिस साइड जो ज्यादा है, जिस साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है, उस साइड में से तुम GAV निकाल लेना। अगर तुम एग्जाम में याद ना रहे लॉजिक क्या था, ठीक है।